नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी साथी को नमस्कार। चले ये जो आप लोगों की शिकायत है कि इस शिकायत को दूर कर दे रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये ब्लैक बोर्ड जो है सही प्रकार से दिखाई दे। कल आपकी शिकायत की ब्लैक बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, फिर से मैं इसको आपको समझा दे रहा हूँ। जो हमारा एक टॉपिक था सीमांत उपयुक्तता राशि नियम, सीमांत उपयुक्तता राशि नियम। तो इस नियम का जो सर्वप्रथम प्रतिपादन किया है वो किया है ऑस्ट्रेलियन अर्थशास्त्री एच गोसेन ने। एच गोसेन बाद में प्रोफेसर मार्शल ने इसकी और स्पष्ट व्याख्या की। प्रोफेसर जेवेंस, ये लिखा हुआ है, प्रोफेसर जेवेंस ने एच गोसेन के द्वारा जो ये सर्वप्रथम इसकी व्याख्या की थी उसमें, तो सीमांत उपयुक्तता राशि नियम को एच गोसेन का प्रथम नियम का है। प्रथम नियम समझ में आ गया होगा, प्रथम नियम का है। तो जैसा हमने पहले बताया, प्रोफेसर मार्शल ने इसकी और अधिक स्पष्ट व्याख्या की है। 1854 में व्याख्या की थी एच गोसेन ने इस नियम की। सर्वप्रथम व्याख्या करने वाले हैं एच गोसेन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है सीमांत उपयुक्तता राशि नियम की सर्वप्रथम व्याख्या करने वाले अर्थशास्त्री का नाम बताइए, अथवा सीमांत उपयुक्तता राशि नियम का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया। तो आपका आंसर होगा एच गोसेन। याद रखिएगा, भूलिए मत। नियम का सामान्य कथन, यह नियम बताता है कि हम जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करते हैं, प्रत्येक बाद वाली इकाई की सीमांत उपयुक्तता समय समय घटती जाती है, कम होती जाती है। ये नियम का सामान्य कथन है, इसको भी याद करिए। मार्शल ने क्या कहा है, अन्य बातें समान रहने पर किसी मनुष्य के पास किसी वस्तु के स्टॉक में दी हुई मात्रा से अधिक वृद्धि होने पर जो अतिरिक्त लाभ उसे प्राप्त होता है, उस वस्तु की प्रत्येक वृद्धि के साथ उस वस्तु के स्टॉक में प्रत्येक वृद्धि के साथ घटता जाता है। ये मार्शल की परिभाषा। इसमें इन्होंने लिखा है अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें समान रहने पर इसका मतलब ये है कि अर्थशास्त्र के अनेक सिद्धांतों के साथ, ये कहिए अधिकांश सिद्धांतों के साथ या सभी सिद्धांतों के साथ लगा रहता है कि एक सीमा के बाद एक बिंदु के पश्चात सामान्यतया या अन्य बातें समान रहने पर ये वाक्यांश जुड़े हुए होते हैं। अन्य बातें समान रहने पर, अदर्स थिंग बीइंग इक्वल, अन्य बातें समान रहने पर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस नियम या सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं। क्या है? मान्यताएं, अर्थात शर्तें। क्या है? शर्तें, कुछ शर्तें हैं इस नियम की। कुछ यानी जो सीमांत उपयुक्तता राशि नियम या कोई सा भी नियम हो, अगर उसके साथ में लगा है कि अन्य बातें समान रहने पर, तो इसको सीधा तात्पर्य है कि नियम की कुछ मान्यताएं अथवा शर्तें हैं। यदि वो नियम की मान्यताएं या शर्तें पूरी नहीं होगी तो नियम लागू नहीं होगा। बस समझ में आए ना? तो क्या मान्यताएं? सीमांत उपयुक्तता राशि नियम की मान्यताएं। एग्जाम में बिल्कुल सेपरेट क्वेश्चन आता है, सीमांत उपयुक्तता राशि नियम की मान्यताएं लिखिए। तो आप मान्यताएं लिख सकते हैं, सीमांत उपयुक्तता राशि नियम की मान्यताएं। तो इसमें पहली मान्यता वाली है, उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है। क्या तात्पर्य होगा उसका? वैसे तो सभी विवेकशील होते हैं, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं बहुत से लोग ऐसे होते हैं आलसी स्वभाव के होते हैं। आलसी स्वभाव के होते हैं, मान लीजिए 4 दुकान दूर कोई वस्तु 2.5 रुपये में मिल रही है, लेकिन आप जहाँ खड़े वहां जो दुकान है वहां 3 रुपये की मिलती है। आपके पास इतना समय नहीं है कि आप जाके अगली दुकान से वो सामान खरीद सके। लेकिन जो विवेकशील उपभोक्ता होगा तो वो मूल्य को देखेगा, वस्तु को देखेगा, और जहां सस्ती होगी वही वस्तु लेगा। समझ रहे हैं ना? विवेकशील है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये हुआ कि
कि उपभोक्ता अपनी दी हुई आय से अधिकतम संतुष्टि अर्जित करना चाहता है, अर्थात वो विवेकशील है। दूसरी बात, उपयोगिता को मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है। जब हमने आपको उपयोगिता के लक्षण बताए थे तो उसमें हमने कहा था कि उपयोगिता अमूर्त भावना है जिसको महसूस किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। जैसे ईश्वर है, ईश्वर को हमने देखा नहीं, जाना नहीं, केवल महसूस कर सकते हैं। एक रसगुल्ला खाने से हमें कितनी उपयोगिता मिलती है इसको बता नहीं सकते, केवल महसूस किया जा सकता है। लेकिन क्या है, हम यहाँ ये मान के चल रहे हैं कि मुद्रा के द्वारा बताया जा सकता है चीज को। जैसे एक रसगुल्ला है, कितनी उपयोगिता मिल रही है रसगुल्ले से, मैं कहूँगा कि मैं 5 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, अर्थात मुझे 5 रुपये के बराबर उपयोगिता मिल रही है। अगर आप मुझे रसगुल्ला दे दो तो मैं 5 रुपये आपको दे दूंगा। तो क्या मतलब है? इसका मतलब है उपयोगिता को मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है, एक मान्यता है इसकी। जैसे हम कपड़े को मापते हैं, किससे मापते हैं? मीटर से मापते हैं। दूध को मापते हैं, किससे मापते हैं? लीटर से मापते हैं। और समझ में आ रही है? इसी प्रकार अगर किसी वस्तु को तोलना है तो किस चीज से तोलेंगे? किलोग्राम से। बाट के जब द्वारा ये विभिन्न मापक हैं। अब उपयोगिता को कैसे मापें? तो हम ये मान के चल रहे हैं उपयोगिता का मापन मुद्रा के द्वारा किया जा सकता है। तीसरी बात, उपभोग की सभी इकाइयां गुण तथा मात्रा में एक जैसी हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि हम ये मान के चलते हैं कि जिस वस्तु का हम उपभोग कर रहे हैं उसकी जो इकाइयां हैं सब एक जैसी हैं, बिल्कुल समान इकाइयां हैं। दूसरी क्या बात है कि मात्रा में भी समान है वो। अगर हम 100 ग्राम इकाई मान रहे हैं किसी वस्तु की तो वो 100 ग्राम ही होगी, उतनी भर की होगी, वजन की होगी। जैसे हम रोटी खा रहे हैं तो पहली रोटी हमारी इतनी बड़ी है तो दूसरी भी इतनी बड़ी होगी। अगर वो सादी रोटी है, फुल्का है, तो वो सादा ही होगा, सारी रोटियां सादी होंगी। यानी कि पहली रोटी सादी है और दूसरी पर आपने घी लगा दिया, ऊपर से पराठा बना दिया, तीसरी रोटी में उसके अंदर भी भर दिया, घी लगा दिया। उसके बाद चौथी रोटी के लिए आपने क्या किया कि उसको पूरी बना दिया, तल दिया। पांचवी रोटी में आपने क्या किया कि उसके अंदर पिट्ठी भी भर दिया। ऐसा नहीं करना है, केवल अगर पूरी खा रहे हैं तो पूरी एक जैसी होनी चाहिए, पराठे खाने तो एक जैसे होने चाहिए। मान के चलते हैं कि उपभोग की सभी इकाइयां गुण तथा मात्रा में एक जैसी है। उपभोग में निरंतरता होनी चाहिए, ये चौथी मान्यता है। उपभोग में निरंतरता होनी चाहिए, अर्थात कंटिन्यू उपभोग करना है किसी वस्तु का। रोटी खा रहे हैं तो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, कंटिन्यू खानी है। ये नहीं कि एक अटकाई और एक चले गए फिर बाद में लौट कर दूसरी खा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। कंटिन्यू उपभोग करना है, उपभोग में निरंतरता होनी चाहिए। अगर हम एक रोटी अभी हमने खाई और चले गए, 1 घंटे बाद आए दूसरी खा ली, ये तो सुबह से लेकर शाम तक चलने वाले फिर के लिए हमारी आवश्यकता संतुष्टि नहीं। इसके बाद क्या है, उपभोक्ता की आय, आदत, रुचि, फैशन, स्वभाव में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की आय भी बदलती है, फैशन भी बदलता है, स्वभाव भी बदलता है। तो हम मान के चलते हैं कि विवेचन काल में उपभोक्ता की आय, आदत, रुचि, स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता। समझ में आ गया होगा? मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। जैसे जैसे हम किसी वस्तु की उत्तर इकाइयों को खरीदते हैं, जाते हैं या उसका उपभोग करते चल जाते हैं, हमारी जेब से मुद्रा तो खिसकने लगती है, वस्तु हमारे पास आने लगती है। क्या मतलब है इसका? जैसे जैसे वस्तु की अधिक मात्रा हमारे पास आती है तो वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता तो घटती जाती है, किंतु जेब से मुद्रा जो है हमारी जाती रहती है और जेब में जो मुद्रा रह जाती है वो कम होती चली जाती है, तो उसकी उपयोगिता बढ़ती जाती है। अर्थात मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। आ गया वो समझे। इसके बाद ये हमारा 5वां था। छठा, विवेचन काल में उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अर्थात जिस समय हम इस नियम की व्याख्या कर रहे हैं उस समय उपभोक्ता की मानसिक स्थिति सही रहनी चाहिए, इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती हैं जैसे शराब है,
एक व्यक्ति या दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर पांचवा, तो बढ़ती हुई उपयोगिता मिलती रहती है। तो उसमें जो उपभोक्ता है ना, उसकी मानसिक स्थिति, जैसे किसने भांग खा दी, वो खाने बैठ गया तो खाते ही चला जाता है, रोने बैठ गया तो रोता ही चला जाता है। तो क्यों? उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहती है, मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। तो इसलिए हम ये मान के चलते हैं विवेचन काल में उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसके बाद है वस्तु एक ही आवश्यकता वाली होनी चाहिए। बहुत सी वस्तु ऐसी होती है अनेक आवश्यकता वाली होती है। जैसे भूख है तो भूख को रोटी शांत कर रही है, तो रोटी ही होनी चाहिए वहां पे, समझ गए होंगे। तो वस्तु एक ही आवश्यकता वाली होनी चाहिए। मैं बताऊंगा इसको, तो इसके बात पढ़ेंगे तो बताएंगे। और कष्ट की अवस्था बीत चुकी हो, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ये नियम जो है सिद्धांत ह्रास नियम, ये नियम जो है नियम की प्रारंभिक अवस्था में इसलिए लागू नहीं हो सकता है या हो पाता है कि उस समय उपभोक्ता कष्ट में हो। जैसे मान लीजिए मुझे 4 दिन से रोटी नहीं मिलती है, अब मैं किसी होटल में पहुंचूंगा तो एक रोटी तो मेरे लिए ऐसा कार्य करेगी कि जैसे आग में घी डाल दिया, अर्थात वो मेरी भूख को भड़का देगी। और पहली रोटी से जो उपयोगिता मुझे मिली है, दूसरी रोटी मेरे लिए उससे भी ज़्यादा उपयोगिता वाली हो सकती है, और तीसरी उससे भी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि मैं कष्ट में हूँ। तो नियम कब लागू होगा? जब कष्ट की अवस्था बीत चुकी होगी। उसके बाद अगर हम उपभोग करेंगे तो क्या होगा कि जैसे जैसे वस्तु की उत्तर इकाइयों का हम उपभोग करते चले जाएंगे, प्रत्येक बाद वाली इकाई से हमें प्राप्त होने वाली उपयोगिता कम होती चली जाएगी। यही सामान्य प्रवृत्ति सीमांत उपयोगिता राशि कहलाती है। याद कर लीजिए बच्चों। इसके बाद जो है हम इस नियम की तालिका और रेखा चित्र की सहायता से व्याख्या करेंगे। बच्चों, उपयोगिता राशि नियम की तालिका द्वारा व्याख्या। तो यहाँ की तालिका हमने बना रखी है। देखिए, रोटी जो उपभोग की इकाइयाँ, तो इसमें हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मान लीजिए 8 इकाइयों उपभोक्ता जो है ना, 8 इकाइयों का उपभोग कर रहा है उपभोक्ता। तो प्राप्त होने वाले सीमांत उपयोगिता क्या है उसकी? 80, 100, 80, 50, 30, 0, -20। यानी पहली रोटी का जब उपभोक्ता उपभोग करता है, पहली रोटी का उपभोग करता है, तो उसको जो उपयोगिता प्राप्त होगी, कितनी प्राप्त हो रही है? 80 इकाइयाँ उपयोगिता प्राप्त हो रही है। कितनी इकाइयाँ प्राप्त हो रही है? 80। तो पहली रोटी का उपभोग करता है। इसमें क्या है? उसकी कुल उपयोगिता कितनी होगी? एक ही रोटी खाई है, 80 इकाइयों का की सीमा की उपयोगिता उसको प्राप्त हो रही है, उपयोग करने होगी। अब जब वो दूसरी रोटी का उपभोग करता है तो उसको 100 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हो रही है। कितनी? 100 के बराबर। पहले कितनी प्राप्त होती थी? 80 के बराबर। अब कितनी हो रही है? 100 के बराबर। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उपभोक्ता कष्ट की अवस्था में है। यहाँ पर सीमांत उपयोगिता घट नहीं रही है, बढ़ रही है। इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि उपभोक्ता कष्ट की अवस्था में है। पहली रोटी ने उसकी भूख को और भड़का दिया, इसलिए उसे बढ़ती हुई उपयोगिता प्राप्त हो रही है। जबकि नियम बताता है कि जैसे जैसे उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करता है, प्रत्येक बाद वाली इकाई की सीमांत उपयोगिता घटती जा रही है, यहाँ बढ़ रही है कष्ट की अवस्था में। ये अवस्था बीतने के बाद में लागू होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, जब दूसरी इकाई से उसको 100 के बराबर उपयोगिता मिल रही है, पहली से 80, तो दोनों से कुल उपयोगिता उसको 180 इकाइयों के बराबर मिल रही है। ठीक है। अब तीसरी इकाई का उपभोग कर रहा है, तो दूसरी इकाई से 100 के बराबर उपयोगिता मिलेगी, लेकिन तीसरी इकाई से उसको 80 के बराबर उपयोगिता मिल रही है, अर्थात उसकी उपयोगिता घटनी शुरू हो गई है। एक रोटी खाई, दूसरी खाई, तीसरी खाई, भूख शांत होती चली जा रही है। अब कुल उपयोगिता कितनी हो जाएगी? 180 धन 1 यानी 80 हो जाएगा 260। कुल उपयोगिता हो जाएगी 260। चौथी इकाई का उपभोग कर रहा है उपभोक्ता, तो उसको मिल रहा है 50 इकाइयों के बराबर उपयोगिता। अभी आप लोग करेंगे ये इकाई क्या हो? इकाई मापन की इकाई जो भी मुद्रा से माप रहा है, तो मतलब पहली रोटी, अब हमारे यहाँ रुपया है, पैसा चलता है, तो मान लीजिए पहली रोटी का जब उपभोग कर रहा है तो 80 पैसे के बराबर मिल रही है। ये अमेरिका में अलग मिल रहा है, जर्मनी में अलग मिल रहा है, देशों के अलग अलग मिल रहा है। तो हम इकाई शब्द यूनिट यानी यूनिट के लिए इकाई कहते हैं, यूनिट। समझ ना?
विभिन्न देशों की मुद्रा है, तो यहाँ पे हम किसी मुद्रा का उल्लेख नहीं कर रहे हैं, इकाई ये तो हम क्या कहेंगे, एक पहली इकाई का उपभोग करता 80 पैसे के बराबर उपयोगिता मिल रही है, उपयोगिता 80 पैसे के बराबर होगी। दूसरी इकाई का उपभोग कर रहा है 100 के बराबर उपयोगिता मिल रही है, अर्थात कुल उपयोगिता 180 हो जाएगी, पहली 100 कुल उपयोगिता 180। तीसरी इकाई का उपभोग इकाई। चलिए अब ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से क्रम से घटना शुरू होती है, यानी चौथी इकाई में 50 के बराबर 50 पैसे या 50 इकाइयों के बराबर उपयोगिता मिल रही है, उसकी कुल उपयोगिता कितनी हो जाएगी, 260 धन 50 310। अब इसके अलावा जब आगे बढ़ेंगे, छठी इकाई का उपभोग कर रहा है 30 पैसे के बराबर उपयोगिता मिल रही है, कितनी उपयोगिता हो जाएगी, कुल उपयोगिता हो जाएगी 310 धन 30 बराबर 340, यानी यहाँ और घट गई। अब देखिए सातवीं इकाई पर सीमांत उपयोगिता 0 हो चुकी है, अर्थात सातवीं इकाई पर उपभोक्ता को न तो लॉस हो रहा है न लाभ हो रहा है। अगर वो उस रोटी का उपभोग कर रहा है तो उसकी कुल उपयोगिता में ना तो वृद्धि हो रही है कमी हो रही है, तो इसको कुछ उपभोग कर लेता है, तो सातवीं इकाई से उसको 0 के बराबर उपयोगिता मिल जाएगी। उसकी कुल उपयोगिता कितनी होगी, 340 धन 0 340। ठीक है, अब इस बिंदु पर यानी सातवीं इकाई पर उपभोक्ता की भूख पूर्णतः शांत हो चुकी है, लेकिन अगर उसके बाद उसने रोटी की आठवीं इकाई का उपभोग किया तो उसकी उपयोगिता सीमांत उपयोगिता जो है ऋणात्मक हो जाएगी। बात समझ में आ गई होगी। जैसे जैसे व्यक्ति किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करता जाता है, प्रत्येक बाद वाली इकाई की, जैसे एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, प्रत्येक बाद वाली इकाई की सीमांत उपयोगिता की क्रम से कम होती चली जाती है। यही बताता है सीमांत उपयोगिता ग्राह्य नियम। समझ आ गया होगा। अब इसके हम रेखा चित्र की सहायता से व्याख्या करेंगे। उसको 80 के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है, दूसरी रोटी का उपभोग करता है तो 100 के बराबर। ये वक्त जो है सीमांत उपयोगिता वक्त ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उपयोगिता बढ़ रही है, घट नहीं रही है। इसका क्या कारण है, इसका कारण है कि उपभोक्ता कष्ट की अवस्था में था, इसलिए बढ़ रही है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब उसकी तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी इकाई का उपभोग करता है तो क्रम से जो उसकी सीमांत उपयोगिता है 80, 50, 30 माइनस 10 हो जाती है, अर्थात सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। उसके बाद जब सातवीं इकाई का उपभोग करता है तो सातवीं इकाई पर उपभोक्ता की जो भूख है वो पूर्ण रूप से शांत हो चुकी होती है। यहाँ पर उसको सीमांत उपयोगिता 0 के बराबर प्राप्त होती है, और इसलिए इसको हम यहाँ लिखते हैं पूर्ण संतुष्टि का बिंदु। पूर्ण संतुष्टि का बिंदु, अर्थात यहाँ पर उपभोक्ता की भूख पूर्णतः शांत हो चुकी है। इसके बाद भी यदि उपभोक्ता उपभोग जारी रहता है तो एन की वक्र आधार देगा OX को काट के नीचे की ओर निकल जाता है, जो कि ऋणात्मक प्रवृत्ति को दर्शाता है। यहाँ पर यानी सीमांत उपयोगिता उसको ऋणात्मक मिल रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ही कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की उत्तरोत्तर एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी इकाई का उपभोग करता है, उसकी सीमांत उपयोगिता के अंश कम होती चली जाती है। रेखा चित्र भी इस नियम को बता रहा है। तो यही हमने यहाँ पे स्पष्ट करना था। इस रेखा चित्र की इसी प्रकार से व्याख्या लिखी हुई है। OX अक्ष पर क्या दिखाया गया, रोटी की भूख दिखाई गया, और Y अक्ष पर क्या दिखाया गया, सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता को प्रदर्शित किया गया। DQ वक्र कुल उपयोगिता वक्र है। जब सीमांत उपयोगिता वक्र जो है आधार रेखा को काटता है सातवीं इकाई पर, तो कुल उपयोगिता वक्र सबसे अधिक ऊंचाई पर है। C, B, A और D और E कुल उपयोगिता वक्र सबसे अधिक ऊंचाई पर है। अगर यही रेखा चित्र आपको उस समय बनाना होगा जब हम एक क्वेश्चन अलग से जब आता है एग्जाम में कि जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, तो यही रेखा चित्र आपको बनाना होता है, यही तालिका बनानी होती है। ठीक है, तो सीमांत उपयोगिता क्या होता है, सीमांत उपयोगिता राशि क्या होता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता उपयोगिता इकाई को उपभोग करता है तो एक बाद वाली इकाई की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है।
यही सामान्य प्रवृत्ति सीमांत प्रत्यय राशि नियम कहलाती है। क्यों लागू होता है? एक, सीमांत प्रत्यय राशि नियम की क्रियाशीलता के कारण बताइए। तो केवल दो कारणों से लागू होता है। एक, जो वस्तुएं होती है एक दूसरे की अपूर्ण स्थानापन्न होती हैं, पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती। स्थानापन्न पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती। कौन नहीं होती? वस्तु पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती, एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती। एक कारण, मतलब हम जैसे एक वस्तु है तो कोई दूसरी वस्तु ऐसा नहीं है कि जो उसके स्थान पर हम दूसरी वस्तु का पूर्ण रूप से प्रयोग करते हैं। समझ गए होंगे? अपूर्ण स्थानापन्न होती है तो इसलिए एकदम क्रियाशील होता है। दूसरा कारण है इसका, आवश्यकताएं अनेक होती है और आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होता है। आवश्यकताएं दूसरी की पूरक होती हैं। आवश्यकताएं, एक आवश्यकता विशेष को समय विशेष में पूर्ण रूप से संतुष्ट किया जा सकता है, ये आवश्यकताओं के लक्षण हैं। तो ये जो लक्षण है कि किसी आवश्यकता विशेष को एक समय विशेष में पूर्ण रूप से संतुष्ट किया जा सकता है, इसी लक्षण पे नियम लागू है। जब हम किसी एक आवश्यकता को व्यक्त कर रहे होते हैं और हम अपने लोगों को कंटिन्यू रखें तो उस आवश्यकता को हम पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकते हैं। इसी कारण से आज के ये टॉपिक यहीं पर खत्म कर रहे हैं और फिर इसमें अभी बहुत सारी बातें हैं वो बाद में बताएंगे, लेकिन आप लोग उसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। आपकी जो आपने मुझे बताया था कि कमी लगेगी तो मैंने उसको पूरा प्रयास किया, समझ आया होगा। थैंक यू, बाय, ओके।